आर्मी की ट्रेनिंग आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है। आर्मी में 90% लोग गांव से होते हैं। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन गांव में रहती है? मतलब वहाँ का नाम सुनकर ठंड सी चढ़ जाती है शरीर में, पता नहीं क्यों। एल्टीट्यूड्स में, ऐसे एल्टीट्यूड में कई जगह काम किया, लेकिन ये जो मेरे साथी हैं, जो जितने भी हमारी यूनिट्स वगैरह हैं, उनके हैं, पहली बात तो -50 डिग्री टेम्परेचर। लेकिन सिर्फ वर्दी के सम्मान में ऐसा सोच कैसे है? किसी भी सैनिक के लिए वर्दी जब वो बहुत साल पहनता है, वो अपने आप को सोच ही नहीं सकता वर्दी के बिना। 14,000 के आसपास उसकी हाइट थी। मैं हाइट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि उस लेवल पे ऑक्सीजन बड़ा कम होता है, वेदर वैसा होता है, और किसी एरिया में हमने जाना था अटैक के लिए। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट में। आज की जो हमारे गेस्ट है वो काफी स्पेशल गेस्ट कह सकते हो आप। कहते हैं ना, आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी करते हो अपनी लाइफ में? रिस्पेक्ट कहने का मतलब ये होता है कि लाइक किसी यूनिफॉर्म को करते हो, या किसी पर्टिकुलर इंसान को जिनके बारे में आप जानते हो, या पेरेंट्स होते हैं। तो आज जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है मेजर जनरल असीम कोहली सर। ये आर्मी से रिटायर्ड हैं। इन्होंने हमें बताया कि एक आर्मी की जो फैमिली होती है और आर्मी जो खुद होती है, आर्मी मैन होते हैं, वो क्या क्या चीजों को सेक्रीफाई करते हैं, क्या क्या फैमिली उनकी सेक्रीफाई करते हैं, क्या क्या चीजों में वो काफी सारी चीजों में मैनेज करते हैं, और अपने आप को कैसे स्ट्रोंग बना कर रखते हैं पूरी फैमिली, या कह सकते हो एक आर्मी कम्युनिटी, या कोई भी गवर्नमेंट में जो भी डिफेंस में जॉब करते हो और देश के लिए सर्व करते हो। उनका कहना है कि यूनिफॉर्म ना हमारी, कहते हैं ना, एक आदत होती है। काफी डीपली बात हुई यूनिफॉर्म से रिलेटेड, इसलिए उन्होंने अपना एनजीओ भी स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या लाइफ जीऊंगा, क्योंकि मुझे तो देश के लिए ही जीना है। तो कहते हैं देश के प्रति अगर समर्पण का कोई एग्जाम्पल आपको देखना हो या एग्जाम्पल सुनना हो, तो ये पॉडकास्ट उनके लिए है कि देश के लिए समर्पण क्या चीज होती है। इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको समझ में आएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता उनके बारे में। मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा पॉडकास्ट देखें ताकि आपको एक्चुअली रियलिटी समझ में आए कि क्या होता है आर्मी में होना, और आर्मी की फैमिली के क्या वैल्यूज होती है, किस तरह के लोग होते हैं ये लोग जो हमारे बीच में ही होते हैं, और कितनी सारी चीजों का सैक्रिफाई करते हैं। इनके लिए कोई फेस्टिवल नहीं होता, इनके लिए कोई हॉलीडे नहीं होता। ऊपर से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने देश के लिए ही अपनी लाइफ को समर्पण कर रखा है। एनजीओ चला रहे हैं। एनजीओ के लिए आपको भी पता होगा कि हमारे समाज में अलग अलग सोच रखते हैं कि एनजीओ लोगों ने क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया। बहुत सारी धारणाएं एनजीओ के लिए भी। तो उनसे रिलेटेड भी हमने काफी सारी बात किया। उन्होंने एक एक जवाब, मतलब एक एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया हमें, जो हमें लगता है कि हाँ, एनजीओ के पीछे भी एक स्टोरी हो सकती है। क्योंकि कहते हैं ना, हमें वही काम करने में मजा आता है जिसमें लगता है 1,000 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड वाइड नाम हो जाएगा। निस्वार्थ का, कहते हैं कि निस्वार्थ का अगर मीनिंग भी समझना हो तो इनके कैरेक्टर से आप सीख सकते हो। और स्पेशली यूथ के लिए भी उन्होंने काफी सारे मैसेज दिए। तो जानते हैं मेजर जनरल असीम कोहली सर से कि रियल लाइफ में हमें कैसे होना चाहिए, और हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे संभालना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को क्या हमें समझाना चाहिए, ताकि हमारे भारत बढ़ने के लिए जो कंट्रीब्यूशन चाहिए उनका, वो हमें मिल सके। तो आइए जानते हैं मेजर जनरल आसिम सर से उनकी स्टोरी, आर्मी की स्टोरी, एनजीओ की स्टोरी इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे पीडब्ल्यूएस शो में। आज सर हर, मतलब हर जगह अपने अपने प्रोफाइल में हर कोई काम कर रहा है। कई बार होता है ना, एक सबका एक पॉइंट है कि मतलब, या कह सकते हो डेस्टिनेशन होता है कि मैंने ये कर लिया, उसके बाद में मुझे अच्छी लाइफ जीनी है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे शख्स से मिलूंगा जो रिटायर्ड लाइफ के बाद भी आगे अपने लिए कुछ करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये सर आर्मी का डिसिप्लिन है, या देश के लिए आपका प्यार बहुत ज्यादा ही है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने अपने शो के लिए मुझे बुलाया। आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं आर्मी यूनिफॉर्म मैंने
जून 82 में पहनी थी ओके IMA में, और 2019 में मैं आर्मी की यूनिफॉर्म मैंने छोड़ी। तकरीबन 37 साल यूनिफॉर्म में रहा। ये कहावत है, लोग बोलते हैं कि एक जब आदमी इतने सालों यूनिफॉर्म पहनता है तो अगर आप उसकी स्किन कट करके देखेंगे तो उसका अंदर रंग भी आपको ओजी मिलेगा, ओके आर्मी का जो ग्रीन कलर होता है। ट्रेनिंग और जज्बा ऐसे अंदर भर जाता है कि आप उसके बाद जब आर्मी की यूनिफॉर्म छोड़ते हो, वो कहते हैं यूनिफॉर्म आपको नहीं छोड़ती। दिल में जज्बा आता रहता है कि हम कुछ करें और कुछ करें। अगर आप भगवान की दया से आर्मी ने एक चीज और डाल दी कि अपने आप को फिट रखो। अगर आप फिट हो, स्वस्थ हो, तो कुछ कंट्रीब्यूट करो। तो मेरे माइंड में आया कि अब मैं कंट्रीब्यूट क्या कर सकता हूं, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं सोशल सेक्टर में जाके देश के लिए कुछ करता हूं। ओके क्योंकि सर काफी सारे लोग आपसे पहले भी रिटायर्ड हुए होंगे, क्या लगता है उनको क्यों नहीं ये सोच आया होगा? देखिए, हर एक की अपनी फिलॉसफी है लाइफ की, और मैं ही सोचता हूं आप रिटायर होने के बाद कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, एक में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरा अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी जिंदगी निभा रहे हैं, तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। अगर हर एक इंसान हिंदुस्तानी एक जिम्मेदार नागरिक ही बन जाए, चाहे कुछ अलग से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो मेरे को लगता है हमारा देश बहुत अच्छा और बहुत आगे निकल जाएगा। बिल्कुल सर। तो आप चाहते हैं सर जो हमारा 60-65% जो यूथ है वो पहली जो जॉब या सेवा कह सकते हैं, पहला वो आर्मी से मतलब आर्मी ज्वाइन करे, उसके बाद वो हमारे इन्वायरमेंट में आए? मैं ये बोलूंगा कि कई जरिए हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो सही ट्रेनिंग देते हैं। आर्मी उसमें तो एक ऐसा रिकॉग्नाइज्ड एक इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जाके आपको ढाल दिया जाता है, आपकी सोच को, आपके शरीर को, आपके कर्तव्य के बारे में आपको ढाल दिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है कि आप जाएं। जैसे मैं अभी कुछ दिनों बाद कुछ एनसीसी के बच्चों से मिलने जा रहा हूं, एक वो भी अच्छा जरिया है। बिल्कुल। तो आपको ढाल दिया जाता है तो आपकी सोच भी बदलनी शुरू हो जाती है, आपका नजरिया भी बदलना शुरू हो जाता है। आप ये भी सोचना शुरू कर देते हैं कि इम्पॉसिबल जैसा कोई वर्ड नहीं है। तो ये पूरी सोच जो है आपको एक अलग ढर्रे में ढाल देती है, अलग तरीके से सोचने के लिए आपको एक प्रोत्साहित करती है। तो कहीं ना कहीं आप कहते हो कि आर्मी से इंसान सेल्फ मोटिवेट हो जाता है, कंट्री के लिए जो प्यार है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। दो तीन चीजें होती हैं। पहली बात तो आर्मी की ट्रेनिंग आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जैसे मैं पहले बोल रहा था, आपको लगता है कि कुछ इम्पॉसिबल चीज नहीं है, आपके माइंड में पहले ही आना चाहिए कि ये चीज हो सकती है, तरीके फिर आपका माइंड सोचना शुरू कर देता है। और ये जिंदगी की हर चीज में लागू है। उसके बाद जब आप दिन रात बॉर्डर पे या देश के लिए जो बहुत जरूरी है उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो जैसे ना जिसको आप सोचते रहते हैं वो आपके अंदर ढल जाता है, फिर आपकी सोच ही वैसे आती है। तो वो एक चीज होती है जो आपकी आर्मी की ट्रेनिंग, और उसके बाद जो सर्विस में आप जाते हैं, भारत के हर हिस्सों में काम करते हैं, अलग अलग टाइप की ड्यूटीज निभाते हैं, तो वो आपकी सोच वैसी बननी शुरू हो जाती है। ओके सर। सर मुझे एक चीज में करेक्शन चाहिए था, मतलब मैं करेक्ट हूं कि नहीं? आर्मी इंडिया के हर स्टेट में रहते हैं आर्मी के लोग, और वो कभी ट्रांसफर मुंबई, कभी दिल्ली, कभी चेन्नई, कभी हैदराबाद। तो क्या लगता है ये एक फ्लेवर होता है आर्मी का लोगों को समझने का, कि क्योंकि आप हर स्टेट में जाके हर टाइप के लोग से मिलते हो? नहीं, अगर आपका सवाल है कि क्यों होता है, बिल्कुल नहीं, तो क्यों होता है, प्लस आर्मी को मैं और अच्छे समझना चाहता हूँ सर, वो कैसे सोचते हैं? ओके, तो आप ये जानते हैं कि हमारे देश के अंदर आर्मी दो टाइप की ड्यूटीज रेगुलर निभा रही है। एक है बॉर्डर्स की सुरक्षा और एक है आंतरिक सुरक्षा, जैसे JNK नॉर्थ ईस्ट में जो एंटी इंसर्जेंसी के जो ऑपरेशन होते हैं उसके लिए है। तो तकरीबन हमारी 50% जो आर्मी है वो ऐसे कामों में डिप्लॉयड है, जिसको हम बोलते हैं फील्ड एरिया, जहां पे जनरली फैमिली साथ में नहीं होती। अब वो परमानेंटली तो एक आदमी उसमें नहीं रखता है, काफी स्ट्रेनुअस जॉब होती है। 50% जो हमारी आर्मी है पीस एरियाज में है। तो उनका रोटेशन होता रहता है। उनको ऑल्टरनेटिव एक पोस्टिंग फील्ड, जैसे बॉर्डर के एरिया में कहीं पे भी, या एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, और एक टेन्योर जो है पीस का मिलता है। तो ऐसे रोटेशन चलती है इस कारण। और वो ये आपकी पोस्टिंग चाहे फील्ड एरिया की बात करो, आपको लद्दाख में भी हो सकती है, आपको नॉर्थ ईस्ट में कहीं और चले जाएं वहां भी हो सकती है, आपको सियाचिन में भी हो सकती है, और पीस
चाहे चेन्नई में हो, पोर्ट ब्लेयर में हो, दिल्ली में हो, कहीं पर भी हो सकती है। बिल्कुल सर। एक चीज सर मेन जो मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ यूथ के लिए, क्या लगता है आपकी जब मतलब जब आप 18 या 20 के होंगे और आज के जो लड़के हैं, इनमें देश को देखने का जो नजरिया है कुछ डिफरेंस सब लगता है आपको देखने का कि कैसे देखते हैं ये लोग? नजरिया अगर आप बात करें, नजरिया मैं ये मानता हूं कि जो आजकल का यूथ है वो बहुत जल्दी पाना चाहता है, मुझे ओके। लगता है। मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं, बड़े हैं वो भी, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पाना चाहता है और इंफॉर्मेशन सोर्स उनके पास में इतना होता है कि वो मिक्सअप हो जाता है कि मैं क्या करूं, डिसाइड करना। और तीसरी चीज जो अभी कुछ सालों से आ गई है कि पैसे के पीछे भागना, ये चीज सब कुछ मिक्स होके आज का जो यूथ है वो चाहता है कि मैं बहुत फास्ट मूव करूं और ऐसी चीज करूं कि मेरा पैसा भी हो, और उसके अलावा मैं जो हासिल करना चाहता हूं, अगर कहीं मैं कॉर्पोरेट में भी जा रहा हूं, मेरी प्रमोशन बड़ी जल्दी जल्दी होनी चाहिए। तो एक माइंडसेट ऐसा बन गया समाज का, उसमें यूथ का कोई नहीं है। अगर आप बड़ों को भी देखो, आज के सभी इसी चीज में है, तो नजरिया वही है। नजरिए को ढालना सिस्टम की जिम्मेदारी होती है, एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी होती है, जो पॉलिसीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस नजरिए को सही दिशा दे। घर में पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सर। मैं अगर बच्चों को आज के दोष इसलिए नहीं दूंगा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज के पेरेंट्स बच्चों को कितनी शिक्षा जो मेरे और आपकी एज में पेरेंट्स बोलते थे, कितनी आज उनको दे रहे हैं और कितना उनको ढाल रहे हैं उसके अंदर, कि जैसे पूजा होना एक नॉर्मल होती थी, बिल्कुल कि जरूरी होनी है, बड़ों के पांव छूना और किस हर तरीके का आदर सत्कार, पड़ोस में कोई है उसका हाल पूछना, दुख दर्द में काम आना। हम भागने के चक्कर में पूरा समाज, बच्चों को मैं अलग नहीं कर रहा इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से को छोड़ के भागना नहीं चाह रहे, हम अपने में गुम होते जा रहे हैं। ओके। तो इसलिए हम बाकी चीजों को इतना गहराई से नहीं सोचते। क्योंकि जहां तक मैं अगर पुरानी मूवी देखता हूँ जैसे लाइक बॉर्डर वगैरह, तो उसमें अक्षय खन्ना का एक कैरेक्टर है सर, जो बस आता है तो पूरा गांव छोड़ने आता है, लेने आता है उनको। तो ये कल्चर मुझे लगता है आर्मी में कहीं ना कहीं, और एक पीढ़ी दर पीढ़ी भी होती है सर ये। एब्सोल्युटली। कुछ बताएंगे सर कि आपके फैमिली में भी कोई पहले आर्मी ज्वाइन कर चुका है? नहीं, मेरी फैमिली में कोई पहले, मैं फर्स्ट जनरेशन था। मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र हैं जो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन भी हैं, तो उनकी बातें मैं सुनता रहता हूँ। मेरी परिवार में मैं पहला था। कहीं ना कहीं मानते हो सर कि जो आर्मी होता है एक ना ब्लड रिलेशन में ही होता है, क्योंकि आप जब बोले ना 4th जनरेशन, तो कहने का मतलब हर कोई चाहता है देश के लिए ही, मतलब फर्स्ट नेशन इज फर्स्ट, बाकी सारी चीजें बाद में है। ऐसा कोई ऐसा जो आपको इंस्पायर किया हो कि सर नहीं, मतलब आप उससे भी मोटिवेट हो गए होंगे कि इन्होंने जो बात की ना शायद मैं भी नहीं कर सकता इस लेवल पे? नहीं, अगर आप बात करें आर्मी की ज्वाइन करने की, तो मैं बचपन में, मेरे फादर रेलवे में थे, तो मैं जहाँ रहता था पीछे से रेलवे लाइन जाती थी। और मेरे को याद है 71 की लड़ाई के टाइम पे खूब ट्रेन जाती थी और पूरा देश में एक जज्बा भरा हुआ था। उनको देख के, उनकी ट्रेन को जब जा रही होती थी, मैं उनको टाटा करता था और पूरा स्कूल वहां पे इकट्ठा हो जाता था उनको देखने के लिए। जो न्यूज आती थी, जो कवरेज आती थी, तो लगता था आर्मी एक ऐसी चीज है। और अगर मैं बात करूं अपने कॉलेज के टाइम की, जब मैं 1980 में पास आउट हुआ, तो उस समय सबसे अच्छी नौकरियों में एक नौकरी आर्मी की मानी जाती थी, बड़ी गर्व की, आज भी मानी जाती है, गर्व की मानी जाती थी। और धीरे धीरे जैसे मेरा कुछ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, बाकी चीजों में इंटरेस्ट था, और मेरे को दिल में हमेशा जज्बा था कुछ करके दिखाना है। वो आज भी मैं सोचता रहता हूँ कि नया और क्या करना है, कुछ ऐसा करना है जिसके अंदर कोई इम्पैक्ट आ सके। बिल्कुल। तो वो चीज मुझे मोटिवेट किया मुझे, और मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल सर। एक्चुअली सर मेरे एक कुलीग हैं, मैंने बताया कि मतलब आर्मी से रिटायर्ड है सर, एक ऐसे आ रहे हैं उनका पॉडकास्ट करना है। उनका एक क्वेश्चन था कि मेरी तरफ से सर से पूछना, आर्मी में 90% लोग गांव से होते हैं, अगर होते तो क्यों होते सर? अच्छा, मैं आपके तो उनसे सवाल पूछना चाहूंगा, इंडिया की कितनी पॉपुलेशन गांव में रहती है? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा 70-80% कह सकते हैं, या 90। तो नेचुरली, तो सोर्स ऑफ इंडक्शन जितना है, आर्मी पूरी इंडिया की रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल। तो अगर हमारी 80% पॉपुलेशन अगर गांव में रहती है, तो नेचुरली है जो हमारे 80% लोग आ रहे हैं वो भी गांव से आएंगे वो। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइड कुछ नहीं है, कोई कहीं से भी आ सकता है। मैं दिल्ली के, मेरे इतने दोस्त हैं जो रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं,
गांव में बहुत हैं। और यस, गांव में तो कई गांव तो मैं आसपास के दिल्ली के, हरियाणा के हैं, कुछ गांव यूपी के, जहाँ पे आर्मी के लोग भरे पड़े हैं। बिल्कुल सर। तो एक वो जज्बा होता है और एक एक जो इज्जत मिलती है, शायद वो सबको मोटिवेट करती है। और जो गांव में रह रहा है और जो कुछ चाहता है करके दिखाना, और मैं ये बोलना चाहूंगा कि यस, मेरे ख्याल से गांव में ज्यादा इज्जत है किसी की भी ऐसे जो आर्मी से संबंधित। बिल्कुल सर, मैं मतलब एक दो एक्सपीरियंस खुद देखा हूँ। मेरे कई दोस्त हैं जिनके मतलब फादर आर्मी और सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं। उनका सिर्फ नाम ले लो कि ये इनके यहाँ जाना है तो पूरा गांव उनके यहाँ तक छोड़ने भी जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कल्चर तो है और लोग सच में रिस्पेक्ट करते हैं हमारी यस, सोसाइटी में। डेफिनेटली, ये इसमें बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। थोड़ा सा सियाचिन के बारे में बात करें सर, क्योंकि ना मतलब वहाँ का नाम सुनकर ठंड सी चढ़ जाती है शरीर में, पता नहीं क्यों। क्योंकि वहां पर आर्मी रहती है और कैसे रहती है, थोड़ा सा अगर डिटेल अगर बता कर, क्योंकि आपने जम्मू एंड कश्मीर में सर्व किया तो। हाँ, मैं पहले ये बोलना चाहूँ कि मैंने खुद सियाचिन में काम नहीं किया, लेकिन हाई एल्टीट्यूड में, ऐसे एल्टीट्यूड में कई जगह काम किया। लेकिन यस, जो मेरे साथी हैं, जो जितने भी हमारी यूनिट्स वगैरह हैं, उनके हैं। पहली बात तो -50 डिग्री टेम्परेचर। आप सोचिए दिल्ली में जब 5 तक भी पहुंच जाता है, 4 तक भी पहुंच जाता है, सब पूरी दिल्ली हिल जाती है। बिल्कुल सर, कि बिना काम के ना निकले। तो ऐसे में अगर -0 डिग्री पे तो पानी जम जाता है, और आप -50 की बात कर रहे हैं, और दुनिया का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट वर्ल्ड का बैटलफील्ड है ये। वहां पे रहना, जैसे मैं 16,000 17,000 की हाइट्स पे मैं काम कर चुका हूं, और कारगिल की लड़ाई में जब मैं हिस्सा लिया था, वो भी 14,000 फीट के ऊपर थी। तो उस हाइट पे रहना, सियाचिन की या हाइल्टन में किसी जगह पे रहना, उसमें सरवाइव करना बॉडी के लिए, उसको यूज टू होना पहला खुद का चैलेंज है। उसके बाद अपने काम में पूरी मुस्तैदी से खड़े होना और घंटों काम करना सेकंड चैलेंज होता है। बिल्कुल। तो क्योंकि दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, हर टाइप का इक्विपमेंट, हर टाइप ऑफ टेक्निक वहां रहने के लिए आपको डिफरेंट अपनानी पड़ती है। और जहां आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखती है, सिर्फ आर्मी के लोगों के अलावा आपको कुछ नहीं दिखता जिसको हम आम जिंदगी में यूज टू हैं। कोई सड़क नहीं दिखती ऐसी बड़ी, कोई बिल्डिंग नहीं दिखती, कोई पेड़ नहीं दिखते, कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होता, कोई एंटरटेनमेंट का जरिया अगर बोलूं नहीं होता। तो वहां पे सरवाइव करना एक मेंटल एक चैलेंज होता है, फिजिकल चैलेंज के अलावा दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेंटल चैलेंज भी बहुत है वहां पे रहना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था सर, क्योंकि ना कई लोगों का मैंने फीडबैक देखा है, इस चीज पे बोलते हैं आर्मी ज्वाइन कर लो और सेटल हो गया। मतलब कहने का मतलब आर्मी ज्वाइन करना वो भी एक अर्निंग का सोर्स समझते हैं। इस चीज को कैसे देखते हो सर आप? पहली बात तो आर्मी आप सोर्स की तरह, इनकम की तरह ज्वाइन कर रहे हो तो आप गलत प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हो। बिल्कुल सर। आर्मी एक जिम्मेदारी है, आर्मी एक जज्बा होना चाहिए ज्वाइन करने का। अगर दोनों आपके अंदर मिसिंग है, आप मतलब पाने के लिए कर रहे हैं कि मनी और कंफर्ट, तो मनी तो आपको फिर बिजनेस में जाइए। बिल्कुल सर। कंफर्ट तो फिर आप कहीं और बैठिए, दिल्ली में बैठिए, बड़े बड़े शहरों में बैठिए। ये दोनों वहां पे आप बोले, मैं ये नहीं बोलता, बहुत अच्छी आज की डेट में सैलरीज होती हैं जो एक रिस्पेक्टफुल वे में कंफर्टेबल आपको और आपके परिवार को रहने के लिए जो गवर्नमेंट है वो देती है। और लेकिन आप ये सोचें कि मेरे पास इतना पैसा हो कि वो तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगा। बिल्कुल सर। और दूसरी चीज, कंफर्ट की बात करें तो फिर तो आप गलत प्रोफेशन में जा रहे हैं। आप बेहतर है मत जाइए। अगर आपको आदत है कि हमेशा आपको एसी चाहिए होगा, मैं खुद सर्व किया हुआ है राजस्थान में ऐसे टाइम पे जब वहां पे 54 डिग्री टेम्परेचर था। तो हम तो 45 जब दिल्ली में क्रॉस होता है हम सोचते हैं क्या हो गया, और 54 आप सोचिए तो क्या हाल होता है। उसमें आपको काम भी करना होता है। एक्चुअली उस टाइम ना एसी से डबल एसी, फिर गाड़ी, और लोग फिर बीमार भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग आपकी मतलब आर्मी में काम आती है। एब्सोल्युटली। अब थोड़ा सा बात करते हैं सर वर्दी के सम्मान के बारे में। ओके। क्योंकि जब मैं और मेरी टीम ने ये लाइन ही सुना था ना, वर्दी का सम्मान, वर्दी के सम्मान सर, मतलब मैंने यही काफी सारी चीजों में सोचा कि इंडियन नेवी है, आर्मी है, सीआरपीएफ है, कई सारे फैसिलिटी है डिफेंस में और मिनिस्ट्री में, कई सारी चीजें ऐसे हैं जो है मतलब देश के लिए है।
लेकिन सिर्फ वर्दी के सम्मान में ऐसा सोच कैसे आया सर? अ, आप जैसे मैंने पहले बोला, किसी भी सैनिक के लिए वर्दी जब वो बहुत साल पहनता है, वो अपने आप को सोच ही नहीं सकता वर्दी के बिना। उसकी एक सेकंड स्किन की तरह वो बन जाती है। बिल्कुल। वर्दी के बिना वो अधूरा समझता है अपने आप को। लेकिन जब वो रिटायर होता है या ड्यूरिंग सर्विस, जब उसकी यूनिफॉर्म पुरानी हो जाती है और वो आर्मी में यूनिफॉर्म अच्छी हो, साफ सुथरे तरीके से पहनी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं उसको। उस यूनिफॉर्म का क्या करे, इसका कोई जवाब नहीं था। जब मैं रिटायर हुआ 2019 में, तो मैंने सोचा कि अब मैं यूनिफॉर्म का क्या करूं। और वेरी इंटरेस्टिंगली किसी एक बड़े पॉपुलर न्यूज़पेपर ने जब इंटरव्यू किया था, उसने मुझे बाद में बोला एंड में कि जब लोगों को इंटरव्यू किया, बाहर लोगों को, कहता है हम हैरान थे कि आर्मी के लोग 15-15 20-20 साल अपनी पुरानी यूनिफॉर्म्स को बॉक्स में लेके घूमते हैं, क्योंकि ये नहीं पता होता क्या करें जब तक उसको दीमक ना खा जाए और बिल्कुल खत्म ना हो जाए वो। क्योंकि आप इसको किसी को डोनेट नहीं कर सकते, कोई पहनना अथराइज नहीं है, जलाना अशुभ माना जाता है। तो मैंने सोचा कि जैसे मैंने आपको शुरू में बोल रहा था कि मेरे दिमाग में चलता रहता है कि और क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। तब मेरे माइंड में आया कि इसका सोल्यूशन क्यों ना ढूंढा जाए कि यूनिफॉर्म का क्या करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ग्रेसफुल डिस्पोजल, सामान्य ढंग से यूनिफॉर्म को डिस्पोज कैसे करें। तो मैंने सोचना शुरू किया। उस समय कोरोना आ गया था उसके बाद में। तो कोरोना के में आपको बहुत लोग नए नए आइडिया सोचते थे, मैं भी घर में बैठा हुआ सोचता रहा। तब मैंने इस पर रिसर्च करनी शुरू करी। फिर मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा एक ऐसा मुद्दा है जो आर्मी को भी चाहिए, और खाली आर्मी को नहीं, और बहुत सारे एंगल हैं। जैसा एक बड़ा एंगल होता है एनवायरमेंट का। आप इसको किसी भी चीज को बाहर फेंक देते हैं, कोई भी चीज हो, वो एक वेस्ट के रूप में, आज हम दिल्ली वाले तो समझते हैं हम वेस्ट से कितना परेशान है, चाहे कोई वेस्ट हो, बिल्कुल पूरा कंट्री परेशान है, चाहे वो टेक्सटाइल वेस्ट हो, चाहे ई वेस्ट हो, चाहे डिस्पोजल ऑफ गार्बेज हो, कुछ भी हो, उसमें बहुत है। तब मैंने सोचना शुरू किया। तब मुझे ये आइडिया आया कि मैं क्यों ऐसा ना स्टार्ट करूं कि पूरे देश से यूनिफॉर्म्स इकट्ठी करूं, उनको रिसाइकल करके उसके प्रोडक्ट ऐसे बनाऊं जो अच्छे सम्मान्य ढंग से जरूरतमंदों के पास पहुंचाया जाए और उसका इस्तेमाल कर सके। तो इस सोच ने मुझे इस पे काम करना मैंने शुरू करा। इसका सेकंड वर्जन के बारे में सोचा सर आपने? क्योंकि अगर मैं वर्दी के सम्मान के लिए मैं बाय भी करता हूँ वो, या जहाँ प्लेटफॉर्म है वहां से मैं लेता हूँ अपनी, तो मुझे क्या लगता है सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग मेरे लिए आता है, मैं उसको डेली वे में यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ, जो आइटम्स की बात कर रहे हैं आप हमारे, जी बिल्कुल। हमारे जो आइटम्स हैं हम ऐसे बनाते हैं जिसको पहली बात तो सम्मानित ढंग से यूज किया जाए, जो पैरों में ना आए। जैसे बैकपैक बनाते हैं स्कूल के, जो बच्चों के लिए स्कूल बैग, लैपटॉप बैग, कोरोना में हमने मास्क वगैरह भी बनाए उसके अंदर, इस तरह यूज करते हैं ताकि उसको सम्मानित ढंग से आप यूज करें। और एक हम कनेक्ट बिठाना चाहते हैं आर्मी की यूनिफॉर्म का एक आम नागरिक के साथ में, देश की जनता के साथ में, कि वो कनेक्ट बिठाएं। और जितना सम्मान देश की जनता करती है, मैं देख के बड़ा खुश भी होता हूँ, और मुझे बड़ी भगवान को मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि मेरे को आर्मी में रखा। बिल्कुल। तो उसको, और मुझे खुशी है कि मैंने अब ऐसा एक वेन्यू खोला है जिसमें हमारे पास यूनिफॉर्म्स आ रही हैं पूरी इंडिया से, और हम उसको रिसाइकिल करके जरूरतमंदों तक हम इनको पहुंचा पा रहे हैं, और आम आदमी भी तक भी पहुंचा रहे हैं। ओके। तो आपको लगता है कहीं बिजनेस क्लास या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बिजनेस क्लास के लोगों ने जैसे लैपटॉप बैग या कुछ खरीदा हो और वो यूज करते हैं, या कुछ फीडबैक दिया उन्होंने कि सर मुझे लगता है ना, मैं ऑफिस जाता हूँ तो हमारे यहाँ ना मतलब सेल्फ नहीं है जहाँ मैं ये इस बैग को रखूँ। ऑनेस्टली जब आपने मुझे भी बैग दिया ना, मैं ये सोचा कि इसको मैं रखूंगा कहाँ, मतलब मेरे पास आइडिया नहीं है इस चीज का, कि मतलब नीचे रखने का दिमाग में भी नहीं आता है। तो सबसे बड़ा जो मुझे चैलेंजिंग लग रहा सर, ये लग रहा कि इसको संभालेंगे कैसे और कैसे अपने डेली वे में यूज करें, क्योंकि ये तो एक मेरे साथ चलता फिरता है कि डिसिप्लिन चल रहा है ना, और एक क्या बोलते हैं स्वाभिमान चल रहा है हमारे कंट्री का। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ऐसी भावनाएं, इमोशनल कनेक्ट बहुत सारे हमारे पास में व्यूज आते हैं। मुझे याद है एक लेडी ने पुणे से मुझे एक मैसेज भेजा कि मैंने बैग लिया था, अभी मैंने उसको 1.5-2 साल यूज कर लिया। पहले बार जब लिया था उसने बोला मैं उसको नीचे नहीं रखती थी जमीन पे, कि हमारे सैनिक की वर्दी के से बना हुआ ये है। अब 1.5-2 साल यूज कर लिया, इसको अब डिस्पोज कैसे किया जाए। तो मैंने उनको ये जो जवाब दिया था वही मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारा मकसद है यूनिफॉर्म्स को ग्रेसफुली डिस्पोज करना।
कि यूनिफॉर्म एज ए होल कहीं रोड पे नहीं पड़ी हुई, कोई गलत आदमी इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसको जलाया नहीं जा रहा, या उसको ऐसी जगह नहीं दिया जा रहा जहां पे गलत इस्तेमाल हो। यूनिफॉर्म से जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो यूनिफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया है अभी। ओके। अब प्रोडक्ट बन गया है। प्रोडक्ट आप जानते हैं कि ये यूनिफॉर्म से बना है, पर समझने में थोड़ा टाइम लगेगा सर। टाइम लगता है। ये आप किसी चीज को लेके चलिए, कोई भी एक मूवमेंट लेके चलिए, कितने साल लगते हैं उसको समझने में उसको। और हम अभी ये ऑप्शन शुरू करते हैं लोगों के साथ में, अगर आपको लग रहा है आप हमें इसे वापस भेज सकते हैं, इसको हम फिर रिसाइकल करेंगे हम उसको। तो एक सर्कुलर एक वो मोशन बन जाएगा। ओके, रिटर्न भी कर सकते हैं। आप चाहे तो हमको रिटर्न कर सकते हैं यूज करने के बाद, आपको लगा पुराना हो गया, हम एस्टिज हम यूनिफॉर्म से बना रहे हैं ना, तो उसको हम करके उसको हम वापस लेके उसको दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं। थोड़ा सा सर अगर प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ कर दे, जैसे प्रोडक्ट कैसे बनता है, प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है, लोग कैसे ले सकते हैं, और क्या प्रोसेस होता है रिटर्न का। पहली बात तो हमारा प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं। इस समय केवल हम दिल्ली में बना रहे हैं। दिल्ली में एक IIT का एक स्टार्टअप है, उसके साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू इवन IIT दिल्ली ऑल्सो। बिल्कुल तो उन्होंने हमें इस चीज के लिए काफी हेल्प करी है। दूसरी चीज, प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट बनते हैं स्कूल बैग्स। ओके। क्योंकि हम डोनेशन में बहुत मात्रा में हम डोनेशन में स्कूल बैग्स बेचते हैं। ज्यादातर हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट आर्मी के थ्रू ही वापस जाते हैं जरूरतमंदों को, खासकर नॉर्थ ईस्ट में या JNK में, जहां पे आर्मी एक सद्भावना प्रोजेक्ट चलाती है, उन्हीं के थ्रू हम बच्चों को ये गिफ्ट में भिजवाते हैं। अभी कारगिल विजय दिवस पे हमने कारगिल में बहुत सारे बैग भिजवाए। ऐसे ही बाकी लैपटॉप बैग, बाकी चीजें भी, मास्क वगैरह भी हमने हैं। तो पहली बात तो ये प्रोडक्ट्स हैं। हमारा मैक्सिमम एम होता है गिफ्टिंग का जरूरतमंदों को। बट यस, कई कॉर्पोरेट्स हैं जो हमारे इस मूवमेंट को बहुत अच्छा मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हम प्रोडक्ट उनके लिए भी बना के उनको भी देते हैं फॉर देयर यूज एंड परचेज। अभी हमने कोई ऐसी वेबसाइट में डायरेक्ट आम मतलब जनता के लिए कि हम हमारी वेबसाइट से मंगाए, वो शुरू नहीं करा। क्योंकि उसमें कई चीजें और इन्वॉल्व हैं। अभी हम चाह रहे हैं पहले हम इसी चीज पे फोकस रखें, मैक्सिमम डोनेशंस के ऊपर हम फोकस रखें। बट यस, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वॉर मेमोरियल्स हैं, जैसे दिल्ली में इंडिया गेट में वॉर मेमोरियल है, लेह में वॉर मेमोरियल है, कारगिल में वॉर मेमोरियल है, ऐसे वॉर मेमोरियल पे हमारे आइटम्स रखे हैं। जो जनता जाती है वहां पे, उन सबको वहां पे अगर वो खरीदना चाहे वहां खरीद सकते हैं। मतलब प्लेस भी ऐसा ही है कि जहां मतलब आप जा रहे हो वहीं पे अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि हर जगह अवेलेबल है। हाँ, ले सकते हैं। हम इसको एज ए बिजनेस बिल्कुल भी नहीं देख रहे, बिल्कुल कमर्शियल नहीं है। हाँ, कमर्शियल नहीं है। तो जहां पे ये मेमोरियल्स हैं, वहां पे इसी टाइप के आइटम रखे जाते हैं। जो लोग आते हैं इसी भाव से आते हैं। बिल्कुल सर। हर कोई तो मेमोरियल जाता ही नहीं, वॉर मेमोरियल। बिल्कुल जो लोग जाते हैं भाव से आते हैं, वो उसकी कदर करते हैं। बिल्कुल सर। तो हमारा मकसद है कि ये बिजनेस नहीं है, ये भावनाओं को जोड़ना है बिटवीन आर्मी की यूनिफॉर्म और आम नागरिक के साथ। बिल्कुल सर। आर्मी के फैमिली कैसी होते हैं सर? एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन, मैं कल से सोच रहा था ये चीज। मुझे क्या लगता है, आर्मी में सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस कौन करता है सर? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, और यस, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आर्मी की फैमिली वालों का होता है। उसमें इस कारण होता है कि जैसे मैंने बताया, हमारी फील्ड पोस्टिंग और पीस पोस्टिंग होती है, तो एक रोटेशन होती है कि 2.5 साल के लिए आप अपनी फैमिली के साथ में नहीं हो, फिर 2.5 साल आप पीस में आगे उनके साथ में हो, फिर 2.5 साल आप तकरीबन 2.5-3 साल जितने भी हैं फिर चले गए। तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे, जब जितनी छुट्टी मिलती है उसमें आप आके उनसे मिलते हो थोड़े दिनों के लिए, फिर आप वापस ड्यूटी पे चले जाते हो अगर आप फील्ड में हो। तो उनको उन सब चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो आम जिंदगी में घर का मेल मेंबर करता है। सारी चीजें उनको अपने आप ही हैंडल करने पड़ती है। बिल्कुल सर। बच्चों को भी, और बच्चों की बात करें तो बच्चों को इतने फ्रीक्वेंटली स्कूल चेंज करने पड़ते हैं। हाँ। एक बहुत छोटी एज में इतनी जल्दी उनकी साइकोलॉजिकल उनकी कंडीशनिंग जब तक एक स्कूल में होती है, टाइम आ जाता है दूसरे स्कूल में जाने का। बिल्कुल बिल्कुल। आर्मी की वाइफ के लिए जैसे होता है कहीं भी जाना है, कोई भी काम करना है, बच्चों के को हैंडल करना है, वो अकेला करना पड़ता है। जो एक आर्म सपोर्ट एक फादर की मिलती है, वो जब फील्ड में होते हैं तब नहीं मिल पाती। तो जो सेक्रीफाइस की बात करें, और कहीं पे अगर कोई जवान या कोई ऑफिसर शहीद हो जाता है, उसके बाद उनकी फैमिली का एक डिफरेंट रिस्क तो होता है डेफिनेटली।
तो रिस्क वैसे अगर बोला जाए तो हर लाइफ में हर एक का रोड पे चलते हुए रिस्क होता है, बट ये रिस्क होता है, लेकिन जो अगर कुछ होता है, कोई शहीद होता है किसी कारण से, घर का जो मेल मेंबर वो चला जाता है, तो चैलेंजेस तो हर फैमिली में आते हैं, ऐसे फैमिली के ऊपर वो भी एक जिम्मेदारी होती है। शहीद फैमिली के मतलब शहीद जब कोई हो जाता है तो उसके फैमिली को आर्मी की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है? मतलब मैं बात करूं अगर फैक्ट की तो फाइनेंशियली बात कर सकते हैं, या उनके बाद जैसे कई मैं देखता हूं ऐसे कि छोटे बच्चे होते हैं काफी, कोई 8-10 साल 12 साल के भी होते हैं, तो उनको कोई सपोर्ट या गाइडेंस मिलता है सर उनको? यस, हम इनको सम्मान से, ऐसी जो लेडीज होती है उनको वीर नारी बोलते हैं। और वीर नारी के लिए पहली बात तो जब किसी भी ऑन ड्यूटी किसी की डेथ होती है तो काफी एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो इंश्योरेंस का है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। उसके अलावा कहीं पर भी आर्मी के अंदर कोई जॉब्स होती है उनको प्रेफरेंस मिलती है, उनकी वाइफ को, अगर बच्चे बड़े हैं वो है। तो डिफरेंट टाइप की स्कीम्स हैं, काफी एग्जॉस्टिव स्कीम्स हैं जिसमें उनको मदद करी जाती है। तो एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो बोथ ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर अगर डेथ हो जाती है उसके बाद में ये सिस्टम कंटिन्यू करता है। बिल्कुल। सर्विस के दौरान में सर कभी ऐसा घर से फोन आया हो कि जैसे लाइक हम न्यूज में देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में फायरिंग चल रही है, घर से फोन आया पापा, मतलब आपसे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ फैमिली, क्योंकि शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ उस चीज को, मैं एक डर, मतलब मुझे जो अपना फील आ रहा है ना, मुझे एक डर सा फील हो रहा है कि मेरे पापा अगर वहां पे है तो मैं ना पहले पूछूं पापा से कि क्या उनके आसपास ये चीज घट रही है या कैसे देख रहे हो उन चीज को। ये बहुत एक स्वाभाविक चीज है और ये डर कई ओकेजन पे बच्चों को और या वाइफ को आता है। आज तो मोबाइल सिस्टम हो गया है तो बात हो जाती है। ऑफ कोर्स कई ऐसे जगह एरियाज होते हैं जहां पे मोबाइल नेटवर्क आर्मी को जहां डिप्लॉय होते हैं नहीं मिलते। पहले ये सिस्टम नहीं होता, लैंडलाइन ही होता था पहले, बट ये एक स्वाभाविक है। वैसे आर्मी में एक बात बोली जाती है जिसका एक अलग ही मीनिंग है कि अगर आप कहीं डिप्लॉयड हैं और अगर कोई न्यूज नहीं आई इसका मतलब इट्स ए गुड न्यूज। ओके। क्योंकि एक सिस्टम होता है, अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर घर वालों को न्यूज मिल जाती है। ओके। तो जैसे मैं कारगिल की लड़ाई में गया था तो यही बुलाया था कि भाई अगर कोई न्यूज नहीं आ रही इट मीन्स इट्स ए गुड न्यूज, हम सेफ हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। थोड़ा सा कारगिल युद्ध के बारे में बताएंगे सर, क्योंकि ना ऑनेस्टली मैंने आज तक मूवी में ही देखा है, जो वॉर देखा है हमने, मूवी में कैसे दिखाया उसको देख के हमें कैसा फील होता है शायद मैं भी एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, लेकिन जो रियल में कोई अगर फेस कर रहा है, क्योंकि जब हमने देखा था बॉर्डर मूवी देखा था, मे भी शायद कारगिल से वो इंस्पायर, में हाँ, तो ऐसे मूवी बनते रहते हैं सर, जहाँ देखते हैं कि हम हमारे तरफ से 1000 फोर्स होते हैं, उधर से कहीं 10,000 20,000 होते हैं, लेकिन वही है हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम शायद काउंटिंग नहीं करते हैं कि जब वॉर हो रहा था कैसे होता है। वो वॉर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर दे पाए। तो मैं कारगिल की लड़ाई में हम लोग गए थे। मैं उस समय ऐसे पीस पोस्टिंग में रायवाला में था, हरिद्वार के पास। हम इंडक्ट हुए और उसके बाद में हम जिस एरिया में थे वो वहाँ पे जो हाइट है उस एरिया की तकरीबन 14,000 के आसपास उसकी हाइट थी। मैं हाइट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि उस लेवल पे ऑक्सीजन बड़ा कम होता है, वेदर वैसा होता है। और हम किसी एरिया में हमने जाना था अटैक के लिए, तो अटैक की तैयारी से पहले हमको रुकना था 3-4 दिन। तो वहाँ पे एक नेचुरल सी हमको एक गुफा मिल गई थी, तो हम बहुत सारे लोग हम गुफा में 3-4 दिन रहे। और लड़ाई के लिए जब हम गए वहाँ पे तो वो जो फीचर था जुबार हिल बोलते हैं उसको बटालिक सेक्टर में, तो वो 14,000 प्लस की फाइट पे था। उस एरिया में जब जाना होता है, जब किसी अटैक में जाते हैं तो एक माइंडसेट उस समय बिल्कुल अलग हो चुका होता है सभी का कि हमको ये लक्ष्य दिया गया है, इसको हमने हासिल करना है। तो एक आपस में एक बॉन्डिंग बहुत गहरी हो जाती है आपस में, एक दूसरे का ध्यान रखना। और दूसरा जब अटैक में जब जाते हो अननोन जगह पे, अननोन जगह इन द सेंस कि पाकिस्तानी वहां कहां बैठे हुए थे किसी को एग्जैक्ट नहीं मालूम था। तो वहां पे जब वो उस अटैक के लिए हम गए तो ऐसे अनुभव जिंदगी में नसीब था कि ऐसा अनुभव मिला उस अटैक में जाने का। उस अटैक में हमारे
एक ऑफिसर, एक जेसी और 28 जवान शहीद हुए। आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं उनको फिर एक बार श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उनको मैं। और वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था जिसके अंदर हमारी इंडियन आर्मी की सिखलाई, हमारा लिए देश का जज्बा, देश की जो हमारे ना एक इनबिल्ट देश का एक सिस्टम होता है, वो जो हमारा बना होता है, जो हमें सिखाया जाता है देश के अंदर कि अच्छा देश क्या होता है, वो सब मिलजुल के आखिरकार हमने इसको हम ढाल के और अपने काम के लिए जाते हैं। और वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको एक्चुअली बयां करने के लिए बहुत टाइम और बहुत तरह की बातें बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, मुझे भी लग रहा है, अगर मैं मतलब कॉन्वर्सेशन मैंने काफी सोचा था, पर मुझे पता चला कि आपके पास टाइम भी कम है। मैंने काफी सारी चीजें, आर्मी की एक्चुअली ऐसी चीज है ना, ये पॉडकास्ट सर में भी 3-4 घंटे का भी जा सकता है। तो सच्ची में आर्मी की डिटेलिंग पर जब जाओ ना, क्योंकि मैंने सेक्रीफाई, मतलब कहते हैं ना, सेक्रीफाई का जो एग्जाम्पल देखना ना, वो आर्मी फैमिली को देखो। कई बार सिर्फ हम आर्मी वाले को यूनिफॉर्म में देख रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके फैमिली को नहीं देते। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में हमारी चीज होनी चाहिए, या मैं तो कहता हूँ उनके घर या कुछ भी हो ना, एक आइडेंटिफाई हो ऐसा। एब्सोल्युटली। ये आपको ना देखना है, यूनिक चीज है। एब्सोल्युटली। कोई ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो 10 बार बेल बजा रहे हो, क्योंकि जब डिसिप्लिन की बात आ रही है ना, तो वो पूरा सोसाइटी मेंटेन कर देते हैं। करेक्ट। पूरा देश को हैंडल कर रखे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनके लिए ना कई बार गलत चीजें भी ले लेते हैं, फैमिली को सही नहीं समझते हैं। करेक्ट। कोई नहीं सर, अब थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं इस पॉडकास्ट को, क्योंकि ना काफी सीरियस हो जाता है जब देश की बात करते हैं ना, तो हम मुझे लगता है कि कई सीरियस वे में चले जाते हैं। थोड़ा सा आप नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं सर, क्योंकि आपने बताया कि शायद मे बी फ्लैग से भी रिलेटेड कुछ आप स्टार्ट कर रहे हो सम्मान में उसके। नहीं, मैं स्टार्ट नहीं कर रहा। एक ऑलरेडी एनजीओ बना हुआ था, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो मिस्टर नवीन जिंदल ने शुरू किया था 20 साल पहले। अच्छा। और उसका मकसद वो है, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का मकसद है पूरे देशवासियों को झंडे के बारे में करेक्ट जानकारी देना और झंडे का करेक्ट इस्तेमाल लोगों तक पहुंचाना। इनफैक्ट झंडे को पॉपुलर करना लोगों के बीच में कि आपका अधिकार है, उनके अधिकारों से जानकारी दिलाना। तो वो उसके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो पूरा देश में यातर जो चीजें शुरू हुई हैं, मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस है वो मिस्टर नवीन जिंदल के इनिशिएटिव से शुरू हुई। और आज देश में जितने झंडे का अलग तरीके से इस्तेमाल अच्छे तरीके से देखते हैं, उसमें जो एक अधिकार उन्होंने के लिए लड़ाई लड़ी, उस अधिकारों के कारण ही आज हम झंडे का एक अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्राउडली हर जगह आप झंडा देखते हैं। आपको सुन के और हैरानी होगी, अगर आपको मालूम है या नहीं, कि आज़ादी के 57 साल तक, यानी 2004 तक, एक आम आदमी को अधिकार नहीं था कि अपने घर या ऑफिस में 365 दिन झंडा लगा सकें। तो श्री नवीन जिंदल ने 10 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी और 23 जनवरी 2004 को ये एक ऐतिहासिक फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये हर आदमी का, हिंदुस्तान के अंदर भारतीयों का, हर नागरिक का ये अधिकार है कि 365 दिन वो अपने घर या ऑफिस में झंडा लगा सके। तो मैं उससे भी जुड़ा हुआ। थोड़ा सा मैं इस पे चाहूंगा कि एक मैसेज उनको भी दो आप, क्योंकि ना कई बार देखता हूँ मैं, छत पे लोग झंडे तो लगा लेते हैं, उनको मेंटेन नहीं करते हैं सर। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मुझे देख के बुरा लग जाता है चीज। तो इसके ऊपर जो गवर्नमेंट का जो रूल है वो ये है कि जब भी झंडा खराब हो जाए, कट फट जाए या मैला हो जाए, तो उसे आप उतार दें। और उसमें जो गवर्नमेंट के एग्जैक्ट वर्ड है कि उसको किसी एकांत जगह में सम्मानित ढंग से उसे जलाकर या किसी अन्य सम्मानित ढंग से पूर्णतया नष्ट कर दें उसको। तो ये इसका, और मैं अभी उसमें ऐड हमेशा करता हूं कि उसकी कोई फोटो या वीडियो ना बनाए इस बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मुझे लगता उसका है गलत यूज हो सकता है उसका। बिल्कुल। एक चीज और था सर, आपने ये बोला, मिस्टर जिंदल सर के बारे में बताया कि झंडे के सम्मान के लिए, क्या सर हमारी कंट्री आज भी इतनी अवेयर नहीं है कि सम्मान झंडे का करना है? कोई एक बंदे, मतलब कोई एक पर्सन को ये सुझाव आया, मतलब सरप्राइज्ड हूं मैं कि हम, जिसके लिए अब हमारी आर्मी की पूरी बटालियन वहां लड़ रही है, अपने कैजुअलिटी भी देख रहे हैं, सारी फैमिली सेक्रीफाई कर रहे हैं, उस झंडे के लिए हमें अवेयरनेस करने की जरूरत पड़ रही है। मैं इसमें खाली एक चीज पहले पूछूंगा फिर बताऊंगा। बिल्कुल सर। आप मुझे बताइए, आपने जो भी एजुकेशन करी स्कूल कॉलेज में, आपकी स्कूल कॉलेज के एजुकेशन में आपकी बुक्स में कोई चैप्टर था झंडे के ऊपर कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं था। बस
ये मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, इसमें आपको आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया। बिल्कुल सर। जब तक हमें एक सिस्टमैटिक वे में स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में ये नहीं बताया जाएगा तो ये अंदर कैसे ड्रिल होगा। आपको मैं अभी बोलूं आप जनगण मन सुनाइए, पूरा सुना देंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज में होता था ये। बिल्कुल सर। तो आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट में जा रहे हैं, आई थिंक हर साल हर ईयर में एजुकेशन में एक मैक्सिमम 2 पेज का एक्चुअली चैप्टर भी काफी है। आप हर साल एक बार पढ़ लें कि झंडे के ऊपर यह नियम है, और उसके बाद में आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो सर अभी वो जो डिस्कनेक्ट है, हाँ, उसके लिए एक्चुअली हम कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर सरकार के पास ये पॉइंट पहुंचाने की। मुझे यकीन है बिल्कुल जल्दी आ जाएगा। तो कहीं ये एजुकेशन सिस्टम में आपके हिसाब से चेंजेस होने चाहिए, ताकि लोग जब ग्रो अप कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो वो उसी टाइम समझ जाए झंडे की क्या। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर एनजीओ जब आपने स्टार्ट किया, कहते हैं एक आर्मी मैन जब एनजीओ स्टार्ट किया, तो खैर मेरी मेंटालिटी तो सेट हो गई, क्योंकि आप ओबीसी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। एनजीओ के लिए काफी लोगों की अलग अलग माइंडसेट है सर। लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं कि अच्छा एनजीओ स्टार्ट किया, इनके पास काफी ब्लैक मनी होगा। कुछ ऐसा भी फेस किया सर आपने? आप ठीक बोल रहे हैं, ये मैंने भी सुना था, और शायद हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। आज से कुछ 20-30 साल पहले शायद ये एक ट्रेंड बन गया था कि एनजीओ को गलत ढंग से इस्तेमाल करने का एक तरीका शुरू हो गया था। बिल्कुल सर। तो बट जहां तक मुझे मालूम है, अब पिछले 8-10 साल से एनजीओ पे बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो गए हैं, और इतने चेक्स एंड बैलेंसेस कर दिए हैं कि आज आप एनजीओ गलत ढंग से, गलत इरादे से चलाना आपके लिए आज बहुत मुश्किल है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पिछले 5-7 साल में कई एनजीओ को बंद भी करवा दिया गवर्नमेंट ने। तो माइंडसेट अभी भी पुराने लोगों का ये है, लेकिन आप सबसे पहले आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है। बिल्कुल सर। अगर आपका मकसद साफ है, सूनर और लेटर लोगों को भी समझ में आ जाता है, और भगवान की दया से और लोगों के सहयोग से मुझे खुशी है कि अब हम 3-3.5 साल में उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम पे लोग विश्वास करने लगे हैं। वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये हर एक को समझ में आ जाएगा 3 साल में, और लोग वेट भी करते हैं। गवर्नमेंट के भी कुछ रूल्स हैं 3 साल के ऊपर कि आप 3 साल पहले चलाइए एनजीओ, फिर उसके बाद में कुछ भी होगा हम आगे उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप ये बिलीव करते हो कि सर अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें में फ्री गिफ्ट मिलती है? आप ठीक बोल रहे हैं कि जब आप कोई एनजीओ चलाते हैं, आपको सोशल कॉज पकड़ना पड़ता है। सोशल कॉज के लिए आपको बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, और मैं मतलब ये बोलूंगा कि कई लोग चाहते हैं कि आपका फायदा उठाएं। आपको क्लियर रहना चाहिए कि आपको अपने एनजीओ का गलत इस्तेमाल नहीं होने देना है। आपका इरादा साफ है तो फिर आप एनजीओ अच्छे से चला सकते हैं। बिल्कुल सर। सॉरी सर, आज आपका टाइम, मुझे पता है शेड्यूल टाइट है आपका, लेकिन मैं इस पॉडकास्ट को नेक्स्ट लेवल पे फिर करना जरूर चाहूंगा, क्योंकि मेरे काफी सारे क्वेश्चन अभी रह गए जो आपसे पूछना था। जरूर। जाने से पहले बस एक चीज पूछना चाहूंगा सर, जो हमारे यूथ है ना, ये आज भी सर समझते ही नहीं है चीजों को। मैं चाहता हूँ इनको एटलीस्ट कुछ गाइडलाइंस दे के जाओ आप, ताकि ना ये समझे अपनी लाइफ को और अपनी इंपॉर्टेंस, फैमिली का इंपॉर्टेंस, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे और कितना अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ये ले। मैं चाहता हूँ इनको आप सजेस्ट करो। पहली बात तो मैं बोलूंगा कि आज का यूथ भी उतना समझदार है जितना पहले था। बिल्कुल। जो प्रॉब्लम जो मैं समझता हूं ये हो गई है कि आज एक के यूथ के पास में इंफॉर्मेशन लोड इतना ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि उस इंफॉर्मेशन को कैसे छांट के करेक्ट इंफॉर्मेशन को मैं लूं और उसको अप्लाई करूं। इसके लिए मैं केवल यूथ के लिए नहीं बोलूंगा, मतलब यूथ ये ना समझे कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पेरेंट्स पे डाल रहा हूं, बट मैं ये भी बोलूंगा कि जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज ये रिक्वायरमेंट ज्यादा है पहले से, बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप बच्चे के हाथ में टाइम ज्यादा स्पेंड करें। बाकी जहां तक यूथ की बात है, आज चीजों में इतनी चीजें आ गई हैं, इतने चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं, किसी चीज में स्पेशलाइज कर सकते हैं, कोई नई सोच सकते हैं, नई सोच के साथ में आप उस चीज को बढ़ा सकते हैं। तो आप ये सब जब करते हैं तो आपको एक चीज चाहिए होती है। पहली बात तो
अच्छी सोच। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, गलत रास्ते में बहुत जल्दी आप खत्म हो जाएंगे, आपका कैरियर भी खत्म हो जाएगा, आप मतलब आप भी को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छी सोच में टाइम लगेगा, दृढ़ निश्चय लगेगा कि आप विचलित नहीं हो रहे छोटी सी हार से, और कंटिन्यूस एफर्ट लगेंगे। एक लेवल के बाद में आप जरूर उठेंगे। आप कितने एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, आप पेपर में पढ़ते रहते हैं, आप कई टीवी में देखते रहते हैं। आप देखिए पैरालंपिक्स, किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और वो कहां किस लेवल पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप आम जिंदगी में देखिए, किसी को पद्मश्री मिला हुआ है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो जो मैं यूथ से ये बोलना चाहूंगा कि आज करने को बहुत कुछ है, जल्दी में मत रहिए कि मैं आज करूंगा, मेरे को एक साल में मेरे को सब कुछ मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। बिल्कुल आपको एक एक कदम करके सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। अगर मैं जैसे आर्मी की बात बोलूं, मैं हमारे टाइम पे सेकंड लेफ्टिनेंट में हम ज्वाइन करते थे, फिर लेफ्टिनेंट बने, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल बने। तो वो एक बार में नहीं हो गए, जंप करके बन गए। ऐसी कोई भी चीज देखिए, किसी भी कॉर्पोरेट में देखिए, नीचे से ऊपर बढ़ता है। तो तसल्ली रखिए। आज की जो जनरेशन है, संयम रखना आपको बहुत जरूरी है, और आपके पास में बहुत चीजें हैं डिस्ट्रैक्ट होने को। डिस्ट्रैक्ट होके आप जिंदगी में कहीं नहीं जाएंगे, मायूस होंगे एक स्टेज पे आके। संयम से, अच्छी सोच से, दृढ़ निश्चय के साथ में और अच्छी मेहनत पे भरोसा करके आप आगे बढ़िए। सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। बिल्कुल सर। दैट्स व्हाट। मैं जरूर चाहता हूँ ये पॉडकास्ट सारे यूथ देखे, ताकि इस पॉडकास्ट के थ्रू अपनी लाइफ में कुछ भी अपग्रेड करें, डेफिनेटली। और देश के प्रति अपनी सोच, और कहते हैं ना, आगे बढ़ना है हमें आगे काम के लिए, तो देश के प्रति उनका भी कंट्रीब्यूशन हो। तो थैंक यू सो मच सर Thank you. हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक थैंक यू सो मच सर, एंड हैट्स ऑफ यू सर। यू।